हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। चलिए, तो लेक्चर नंबर 02 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, आज मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूं। क्या आप लोग मिलने के लिए रेडी हो? आज मैं आपको मिलाता हूं। देखो, रुको। नोई बेटा, सबको हाय बोल दो। हाय बोल दो सबको। हाय बच्चों। वो देखो सारे बच्चे। अरे नहीं, अरे भाई, अरे 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 अरे, जाओ जाओ। भाग गई यार वो। चलिए, चले। यस सर। चलिए, चलिए, आइए। स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन को। ठीक है, आज की क्लास का टारगेट क्या रहने वाला है? ठीक है, ज्यादा टारगेट है ही नहीं, है ना। ज्यादा टारगेट नहीं है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। चिल करो। कब तक पढ़ते रहोगे यार जीवन में? चिल करो। ज्यादा टारगेट मैं लेकर नहीं आया हूं। सेक्शन नंबर 144 पढ़ेंगे। ठीक है, और सेक्शन नंबर 139 पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। और आज के दिन कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा। सिर्फ होमवर्क है सेक्शन नंबर याद कर लेना। नो होमवर्क, लर्न सेक्शन नंबर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, यस प्रियांशु, बिल्कुल पढ़ाएंगे, डोंट वरी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से चैप्टर को। कहां गया भैया चैप्टर? चैप्टर में चैप्टर, लास्ट 2 पॉइंट्स हमारे बाकी रह गए थे। ये रहे, एल पॉइंट और एम पॉइंट रह गया था। ठीक है, एल पॉइंट और एम पॉइंट रह गया था मेरे बच्चा। एल पॉइंट और एम पॉइंट। ठीक है, चलो। ओके सर। एल पॉइंट क्या कहता है? अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड, अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड। अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट कर दिया, देखो एक होता है कि उसे एक्यूज करा गया है, उसके ऊपर अभी केस चल रहा है, अभी प्रूफ नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी के ऊपर एक्यूजन से कन्विक्ट, यानी कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया कि हां इस पर्सन ने फ्रॉड किया था, तो वो पर्सन 10 सालों तक, जिस दिन कोर्ट का जजमेंट आया, 10 सालों तक किसी भी कंपनी में नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता। तो यहां पर यही बोला है, अगर कोई भी पर्सन
किसी कोर्ट के द्वारा फ्रॉड के केस में कन्विक्ट प्रूव हो जाता है, यानी कन्विक्ट मतलब प्रूफ हो जाता है, जज ने ऑर्डर दे दिया है, तो जिस दिन वो कन्विक्शन का ऑर्डर आया उसके 10 साल तक वो इंसान किसी भी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट, किसी भी, मैं किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूं, वो पर्सन ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट of an offense involving fraud and a period of 10 years has not been elapsed from the date of such conviction। यहां पर एक बात को ध्यान से समझना, प्लीज ध्यान से समझना। देखो, मान लो एग्जाम्पल समझना, मान लो एग्जाम्पल समझना, ठीक है, कि उस पर केस यहां स्टार्ट हुआ था 10 जुलाई को, 10 जुलाई 2021 में केस स्टार्ट हुआ था। डेट ऑफ कन्विक्शन, डेट ऑफ कन्विक्शन, ठीक है, आई 18 सितंबर 2023 को, और उसकी पनिशमेंट खत्म हुई, उसकी पनिशमेंट एंड हुई, पनिशमेंट एंड हुई 14 अक्टूबर 2030 में। तो 10 इयर्स को कहां से काउंट करेंगे, ये एमसीक्यू आ सकता है। क्या इस केस की स्टार्ट डेट से, डेट ऑफ कन्विक्शन से, या पनिशमेंट जब एंड हुई तब से? तो लॉ कहता है डेट ऑफ कन्विक्शन से क्या करेंगे हम, 10 इयर्स काउंट करेंगे यहां से। देवांश बेटा मैं भी फैन हूं बेटा तुम्हारा। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया, और ये पर्सन 10 सालों तक किसी भी कंपनी में नहीं बन पाएगा। चलिए, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है बच्चों, लास्ट पॉइंट है कि आप अगर चार्टेड अकाउंटेंट हो या फर्म हो तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सर्विस नहीं दे सकते। कौन सी सर्विस नहीं दे सकते? ठीक है, सेक्शन 144 वाली सर्विस नहीं दे सकते। कंपनी को, उसकी होल्डिंग कंपनी को और उसकी सब्सिडियरी कंपनी को नहीं दे सकते। यही पॉइंट यहां पर बोला है, यानी लास्ट पॉइंट बेटा ऑटोमेटिकली मुझे कहां ले जाता है, सेक्शन 144 में ले जाता है कि भाई सीए या जो फर्म है, ठीक है, वो क्या नहीं दे सकती, वो सर्विसेज नहीं दे सकती। कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकती? जो मेंशन्ड है, जो मेंशन्ड है अंडर सेक्शन 144, वो किसे नहीं दे सकती? ना तो कंपनी को दे सकती है, ना होल्डिंग कंपनी को दे सकती है, और ना सब्सिडियरी कंपनी को दे सकती है। क्या यहां पर एसोसिएट वर्ड लिखा है क्या? नहीं लिखा, तो एसोसिएट को दिया तो चलेगा क्या? हाँ दो। होल्डिंग सब्सिडियरी और सब को ही पकड़ा गया है। ठीक है सर। अब यहां पर एक और पॉइंट आता है, क्या सेक्शन 144 में जो सर्विसेज मेंशन नहीं है वो वाली सर्विसेज दे सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है, अगर वो सर्विस सेक्शन 114 में मेंशन नहीं है तो क्या बाकी सर्विसेज दे सकते हैं क्या? द आंसर इज सर्विसेज not mentioned under section 144 can be given। ठीक है, अब हमें ये जानने के लिए कि कौन सी सर्विसेज 144 में आती है, इसके लिए क्या करना चाहिए भाई? अगर मुझे यह जानना है कि मैं कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकता,
तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? मुझे क्या देखना पड़ेगा? मुझे बेटा देखना पड़ेगा सेक्शन 144 कि अगर मुझे एलिजिबल होना है तो ये सर्विसेज ना तो मुझे डायरेक्टली देनी है और ना ही मुझे इनडायरेक्टली देनी है। इनडायरेक्टली का क्या मतलब होता है, यह बात आपको सेक्शन 144 में ही पता चलेगी। ठीक है, यस। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा सेक्शन 11144 पे, जो कहां दिया हुआ, दिया भी है कि नहीं दिया हुआ? अरे भाई दिया नहीं हुआ क्या? ओहो हो, क्या बात कर रहे हो? अरे दिया होगा भाई। ये रही वो लिस्ट बेटा, ये रही वो लिस्ट जो सर्विसेज नहीं दे सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, टोटल 9 सर्विसेज हैं जो ऑडिटर नहीं दे सकता है। टोटल 9 सर्विसेज मेंशन है जो ऑडिटर नहीं दे सकता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, क्योंकि अगर वो देगा तो वो फिर ऑडिटर नहीं बन पाएगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। पेज नंबर है बेटा 10.43। ओके सर। सर कौन कौन सी सर्विस नहीं दे सकते? बेटा एक तो तुम अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस नहीं दे सकते, यानी तुम ही अकाउंट्स बना रहे हो और तुम ही ऑडिट कर रहे हो। तुम ही अकाउंट्स बना रहे हो और तुम ही ऑडिट कर रहे हो, लॉ कह रहा है नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, ओके सर। इंटरनल ऑडिट की सर्विस नहीं दे सकते। अगर तुम कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो तुम उस कंपनी के इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकते, तुम उस कंपनी के इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकते। ओके सर। थर्ड, कई बार कंपनी को ना अपना अकाउंटिंग का सिस्टम बनवाना होता है। कई बार कंपनियां क्या करती है, अकाउंटिंग के सिस्टम को बनाने के लिए भी हेल्प लेती है। तो उस फाइनेंशियल सिस्टम को बनाने के लिए तुम ना तो डिजाइन करके दे सकते हो या डिजाइन हुए हुए को इंप्लीमेंट करके नहीं दे सकते हो। ठीक है, ओके सर। सर मेरा जवाब दो बेटा, तुम्हारा क्या जवाब दूं बेटा दिव्यम, है ना, क्या जवाब दूं बेटा? चलिए, ओके सर। उसके बाद एक्चुरियल सर्विसेज की अगर मैं बात करता हूं, एक्चुरियल सर्विसेज की, तो यहां पर क्या आपने सुना है, एक कोर्स होता है जिसका नाम होता है एक्चुरी कोर्स। एक तरह का प्रोफेशनल कोर्स होता है बेटा, इसमें हमें एग्जाम देने पड़ते हैं, 6-7 एग्जाम देने पड़ते हैं और फिर वो डिग्री मिल जाती है। ठीक है, तो यहां पर एक्चुरियल सर्विसेज के केस में, एक्चुरियल सर्विसेज के केस में आपको, ठीक है, एक्चुरियल सर्विसेज के केस में आपको जो है, अगर आप दे रहे हो तो अलाउड नहीं है। बट एक्चुअली काम क्या करता है ये एक्चुरी? नॉर्मली बेटा ये इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी में इसका बहुत ज्यादा काम होता है। जैसे अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो आपने देखा होगा हर पर्सन के लिए प्रीमियम अलग से आती है ना। अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो उसकी एज कितनी है, उसकी क्या हैबिट्स हैं, उसके हिसाब से उसका प्रीमियम कैलकुलेट करके बताया जाता है। तो ये जो प्रीमियम का कैलकुलेशन है कि कितना आना चाहिए, ये एक्चुरीज निकालते हैं अपने मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज को यूज करके कि भैया रिस्क कितना है, कितने सालों में इस एज का बंदा मर सकता है। पास्ट डेटा से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके वो प्रीमियम निकाली जाती है। तो उसी का काम होता है बेटा एक्चुरियल सर्विसेज। कह रहे हैं वो नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए, तो ये भी नहीं दे सकते। चल क्यों नहीं रही है भैया? उसके बाद मेरे बच्चा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज नहीं दे सकते। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज नहीं दे सकते मतलब, अगर मान लो कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होगा, है ना, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के पास एक्सेस कैश है, तो जब तक वो बिजनेस में यूटिलाइज नहीं हो रहा तो उसे किन इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दें, कहां पर इन्वेस्ट करें जहां पर बेस्ट रिटर्न मिल सके,
उसकी एडवाइजरी करना। मान लो एक कंपनी है जिसके पास 10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है, वो आपके पास आती है और आपसे पूछती है ये 10 करोड़ मैं कहां पर इन्वेस्ट करूं, मेरे पास 4 महीने के लिए खाली पड़ा हुआ है, और आप उसे बता देते हो यहां इन्वेस्ट कर दो, वहां इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस दे दी। दूसरा हो सकता है आपने ये कहा कि 10 करोड़ मुझे ही दे दो, मैं ही मैनेज कर लूंगा, मैं आपको बेस्ट रिटर्न लेके दूंगा। क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। तो ना तो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है, ओके, और ना ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज दे सकते हो, ना ही एडवाइजरी ना ही बैंकिंग सर्विसेज, ये भी अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है। हे भगवान, चार्जिंग तो है, फिर क्यों कनेक्ट नहीं हो रही है? एक सेकेंड। हाँ, गरीब गरीब गरीब, क्या बताऊं मैं तुम्हें यार, इतनी गरीबी आ गई है। बट यार नॉर्मली तो ये चल जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म, अच्छा, हो ओहो, मैं भी ना, चलो ठीक है, ग्रेट ग्रेट। अरे यार वो पेन धीरे धीरे आगे से निब खुल गई थी, चलाते चलाते कई बार ऐसा होता है आगे से निब ढीली हो जाती है, तो वो ढीली हो गई थी, मैंने घुमाया, अब चल रहा है एकदम, देखो झकास। चलो सुनो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं कर सकते हो। एडवाइजरी मतलब आपने सिर्फ एडवाइस दी, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप नॉर्मली करते हो उसके फंड को भी मैनेज करते हो, तो एडवाइस नहीं दे रहे हो आप, मैनेज करके दे रहे हो, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आ जाता है। चलिए, उसके बाद आप अगर कंपनी को अपना अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, पूरा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को आउटसोर्स करना है, और वो आपको आउटसोर्स कर देता है कि भाई मैं नहीं पढ़ूंगा इस झमेले में, मेरी सारी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो तुम्हारी कंपनी को मैं दे रहा हूं, तुम्हारी फर्म को दे रहा हूं, तुम मैनेज करना मेरे सारे फाइनेंसेस को, तो यहां पर वो अपना पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आउटसोर्स कर देता है, थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देता है, तो उस केस में भी ये सर्विस भी अलाउड नहीं है। मैनेजमेंट, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं, उन डिसीजंस को लेने के लिए अगर वो आपसे कंसल्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उनको मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, डिसीजन लेने में हेल्प कर रहे हैं, वो भी अगर आप देते हैं तो अलाउड नहीं है। या ऐसी कोई सर्विसेज जो रूल्स में प्रिस्क्राइब करी है, बट अभी तक नथिंग इज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल, अभी तक बेटा नथिंग इज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल्स, अभी तक रूल्स में कोई सर्विस आई नहीं है। क्या ये लर्न करनी है? बिल्कुल लर्न करनी है बेटा। क्या ये लर्न करनी है? बिल्कुल लर्न करनी है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सर इसके अलावा जो सेक्शन 144 में सर्विसेज नहीं दी हुई है, क्या इसके अलावा ऑडिटर बाकी सर्विसेज दे सकता है क्या? द आंसर इज यस, बाकी सर्विसेज बेटा दे सकता है। यही बात लिखी है कि ऑडिटर जो इस एक्ट में अपॉइंट हुआ है, वो कंपनी को वो सर्विसेज देगा जो कौन अप्रूव करेगा? या तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे, या कंपनी की ऑडिट कमेटी अप्रूव करेगी। वो सर्विसेज वो कंपनी को दे सकता है, लेकिन वो सर्विसेज सेक्शन 144 की सर्विसेज
नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं चार्ट बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूं, है ना, तो यहां पर देखो, आप मान लो ऑडिटर हो, ठीक है, उन्होंने कहा सेक्शन 144 में जो 9 सर्विसेज मेंशन है, नॉट अलाउड टू गिव, नॉट अलाउड टू गिव, आप नहीं दे सकते, नॉट अलाउड टू गिव, लेकिन सर्विसेज नॉट मेंशन्ड, सर्विसेज नॉट मेंशन्ड इन सेक्शन 144 अलाउड है, अलाउड है, प्रोवाइडेड, कौन अप्रूव करेगा, कब दे पाओगे, जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी ने अप्रूव करा होगा। सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सर मुझे तो लग रहा है सारी सर्विसेज लिख दी, मुझे तो लग रहा है सारी सर्विसेज लिख दी। बेटा टैक्स ऑडिट कर सकते हो, कहां लिखा है टैक्स ऑडिट बताओ, लिखा है क्या? इंटरनल ऑडिट लिखा है, टैक्स ऑडिट कहां लिखा है? जीएसटी ऑडिट कर सकते हो, नहीं कर सकते क्या? आप खुद बताओ भाई, ये देखो मैंने एग्जाम्पल दे दिया, कर सकते हो आप, जब मना नहीं किया तो, ठीक है। ओके सर, एक मेरा आपसे क्वेश्चन आएगा और ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं। ट्रिकी क्वेश्चन ये है, सर ट्रिकी क्वेश्चन मत पूछा करो, आपको आंसर भी दिखा दूंगा तब आपके सामने करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्या कैन स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कैन स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंडक्ट, कैन स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट, यस और नो? क्या लगता है, यस और नो? सेक्शन 144 में क्या कॉस्ट ऑडिट को मना किया गया है? क्या सेक्शन 144 में कॉस्ट ऑडिट को मना किया गया है? नहीं किया गया। तो यहां पर कॉस्ट ऑडिट इज नॉट स्पेसिफाइड, नॉट स्पेसिफाइड अंडर, नॉट स्पेसिफाइड अंडर, cost audit is not specified under section 144 but section 148 that is cost audit का जो सेक्शन हम पढ़ेंगे वहां पर आप पढ़ोगे that statutory auditor, ठीक है, statutory auditor cannot provide statutory auditor cannot provide cost audit service and vice versa, ठीक है। तो ना तो आप इंटरनल ऑडिट कर सकते हो और ना ही आप कॉस्ट ऑडिट कर सकते हो और ना ही आप वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो जो सेक्शन 144 में लिखी हुई है, सेक्शन 144 में लिखी हुई है। चलिए ठीक है, ओके। तो ना तो कंपनी को प्रोवाइड कर सकते हो, ना होल्डिंग कंपनी को, ना सब्सिडियरी कंपनी को प्रोवाइड कर सकते हो। आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर है। चलिए ठीक है, ओके। चलिए ये वाला पॉइंट भी मैंने पढ़ा दिया, ये वाला पॉइंट भी पढ़ा दिया। रीड कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को प्लीज, रीड कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को प्लीज। जय बेटा, क्योंकि सेक्शन 148 पूरा कॉस्ट ऑडिट का ही सेक्शन है, उसमें हर चीज कॉस्ट ऑडिट के बारे में लिखी हुई है कि कौन सी कंपनियों को कॉस्ट ऑडिट लगेगा, कौन सी कंपनियों को कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं,
कौन सी कंपनियों को कॉस्ट ऑडिट करके गवर्नमेंट को सबमिट करनी है रिपोर्ट, वहां पे हर एक बात लिखी हुई है। उसी बातों में एक बात ये भी लिख दी उन्होंने कि भैया आप स्टैट्यूटरी, अगर आप कॉस्ट ऑडिटर हो तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकते। ठीक है, पढ़ लिया। सेक्शन 148 क्लियरली बोलता है कि अगर आप ऑडिटर हो सेक्शन 139 के, तो आप कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकते और वाइस वर्सा नहीं कर सकते। चलिए, अब हमने एक बारी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ते हैं और फिर हम इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए ध्यान से समझना, एक कंपनी है एमएनपी लिमिटेड। एमएनपी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि मीडियम साइज्ड कंपनी है। कौन सी कंपनी है? मीडियम साइज्ड कंपनी है, जो कि कौन सा बिजनेस करती है? मेडिसिन का बिजनेस करती है, फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है। कंपनी का 31 मार्च 18 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 कंपनी ढूंढ रही है जीएसटी ऑडिटर को। किसको ढूंढ रही है? जीएसटी ऑडिटर को ढूंढ रही है। कंपनी ना ऐसे इंसान को ढूंढ रही है जो कि कंपनी के बिजनेस के बारे में जानता हो और इनको ज्यादा, जो उसे ऑडिट करने में ज्यादा टाइम ना लगे। कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ही जीएसटी ऑडिटर बना दे, दैट कैन बी अपॉइंटेड फॉर दिस वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ द कंपनी। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे कि ये चीज क्या है? अलाउड है। ये चीज क्या है बेटा? अलाउड है, बिकॉज जीएसटी ऑडिट और टैक्स ऑडिट को ऊपर 144 में कवर नहीं किया गया। ठीक है सर। चलिए, नॉट अलाउड कौन लिख दिया? संतोष लिख रहा है नॉट अलाउड है। यार ऐसे कैसे चलेगा बेटा? जीएसटी ऑडिट तो कर सकता है ना बेटा। चलिए, अच्छा, अब हमने एक पॉइंट समझ लिया, पूरा सेक्शन खत्म हो गया। एक छोटा सा पॉइंट रह गया है। ये बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल या फर्म, करेक्ट, जो भी ऑडिटर है, इंडिविजुअल फर्म या एलएलपी जो है, वो कंपनी को, होल्डिंग कंपनी को और सब्सिडियरी कंपनी को क्या नहीं दे सकती? सर्विसेज मेंशन्ड अंडर, सर्विसेज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 144 नहीं दे सकती हैं। लेकिन यहां पर, ठीक है अमन बेटा, अदर सर्विसेज में अभी तो मैंने बताया कि कोई भी सर्विस प्रिस्क्राइब नहीं करी गई है। चलो ठीक है, अब यहां पर बेटा इन्होंने बोला ना तो आप डायरेक्टली दे सकते हो और ना तो आप इनडायरेक्टली दे सकते हो, ना तो डायरेक्टली दे सकते हो और ना ही इनडायरेक्टली दे सकते हो। डायरेक्टली का मतलब तो हम समझ गए कि मैं नहीं दे सकता, बट इनडायरेक्टली का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्या आपको समझ आ रहा है जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? डायरेक्टली तो मुझे पता चल गया। अगर मैं दो एग्जांपल लूं तो वो कह रहे हैं मिस्टर ए और या मान लो एबीसी एंड को जो है वो सर्विसेज नहीं दे सकती, 144 वाली सर्विसेज कंपनी को नहीं दे सकती। ये डायरेक्टली वाला पॉइंट मैं समझ गया, ये डायरेक्टली वाला पॉइंट मैं समझ गया। ठीक है, बट क्वेश्चन मेरा ये आया कि सर इनडायरेक्टली से इनका क्या मतलब है ना? तो यहां पर आप क्या करेंगे बेटा? इधर से इसको कट कर देंगे और कहां से पढ़ेंगे ये वाला पॉइंट? यहां पर इन्होंने ना चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो थोड़ा आपको इजी लगेगा चार्ट फॉर्म में, यहां से रीड कर लेना। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बस पता होना चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल के केस में। इंडिविजुअल के केस में ये तो हो गया डायरेक्टली, ये तो हो गया सेल्फ दे रहा है तो डायरेक्टली, और ये 4 पॉइंट हो गए बेटा इनडायरेक्टली। 4 पॉइंट हो गए बेटा इनडायरेक्टली, जैसे कि आप अपने रिलेटिव के थ्रू भी वो सर्विसेज नहीं दे सकते। मतलब अगर गुरप्रीत सर किसी कंपनी के ऑडिटर हैं तो गुरप्रीत सर की वाइफ उन्हें बुक अकाउंटिंग कीपिंग सर्विस
नहीं दे सकती। अगर गुरप्रीत सर ऑडिटर है, मैं नहीं दे रहा, लेकिन मैंने कहा अरे भाई अकाउंटिंग की सर्विस ना मेरी वाइफ की फर्म को दे दो, वो संभाल लेंगी, क्या मैं दे सकता हूं? द आंसर इज नो। लॉ अलाउ नहीं करता, क्योंकि ये इनडायरेक्टली में कवर हो जाता है, इनडायरेक्टली में कवर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप अपने रिलेटिव के थ्रू भी दे रहे हो ये सर्विसेज, तो आप भैया ऑडिटर से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ओके, या अगर आपसे कोई पर्सन कनेक्टेड या एसोसिएटेड है, मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, ये बड़ा डिटेल्ड मतलब है, इसका समझना। मान लो यहां पर एक ही जगह मैंने लिख दिया सीए गुरप्रीत, सीए गुरप्रीत, ठीक है, और यहां पर सीए गुरप्रीत जो है वो डायरेक्टली तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरी वाइफ एक फर्म में पार्टनर है, मेरी वाइफ एक फर्म में पार्टनर है, क्या ये फर्म दे सकती है क्या सर्विसेज? क्या ये फर्म दे सकती है क्या सर्विसेज? द आंसर इज नो, क्योंकि ये इनडायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड है मेरी वाइफ के थ्रू, तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने एकदम क्या कर दिया, एनी पर्सन कनेक्टेड और एसोसिएटेड विद सच इंडिविजुअल आप नहीं दे सकते। उसके बाद अगर गुरप्रीत सर का किसी एंटिटी में सिग्निफिकेंट कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? कोई बता सकता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? जय बेटा, अगर वो रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल करते होंगे तो हां, वरना ना। अब रिलेटिव की डेफिनेशन क्या होती है वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था जय, ठीक है। अब एक ब्यूटीफुल बात सीखना चाहोगे? क्या आप लोग ब्यूटीफुल बात सीखने के लिए रेडी हो या नहीं? बहुत प्यारी और खूबसूरत बात बताऊंगा, बहुत प्यारी और खूबसूरत बात, इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। अगर आप सीखना चाहते हो तो हां करें, और नहीं सीखना चाहते तो भी हां करें। क्या बात कर रहे हो सर, कैसी फालतू बातें कर रहे हो? अगर मैं एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन में जाता हूं, अगर मैं एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन में जाता हूं, यहां पर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस का मतलब दिया हुआ है, यहां पर सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस का मतलब दिया हुआ है। आप देखो, इस लाइन को पढ़ो, इस लाइन का क्या कहना चाहता है, इस लाइन का मतलब बताओ। ये जो मैंने अभी बॉक्स बनाया, ये सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस का मतलब आप कहां पर यूज करोगे, खुद से बता दो। इस वर्ड का मतलब जो यहां पर दिया हुआ है सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस का, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किस लिए किया जा सकता है? समझे? समझे? फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 6, सेक्शन 2 क्लॉज 6, यानी सिर्फ एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन को पढ़ने के लिए तुम सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस का यह मतलब इस्तेमाल कर सकते हो। क्या तुम सेक्शन 2 क्लॉज 6 पढ़ रहे हो या तुम सेक्शन 144 पढ़ रहे हो? तुम क्या पढ़ रहे हो बेटा? तुम सेक्शन 144 पढ़ रहे हो, तो क्या तुम इस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का सेम मतलब ले सकते हो जो मैंने तुम्हें एसोसिएट कंपनी पढ़ने के लिए बताया था? द आंसर इज नो। तो सर फिर यहां क्या मतलब लेंगे? अब आप पूछो सर यहां पे क्या मतलब लेंगे? बताया ही नहीं है। हाँ बताया नहीं, कह रहे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तुम कंट्रोल कर पा रहे हो ना, बस बात खत्म हो गई। मैंने कहा कितना होता है ये तो बता दो, कह रहे हमें नहीं पता। मैंने कहा वो वाला यूज कर लूं, कह रहे नहीं वो तो एसोसिएट कंपनी के लिए बताया था। मतलब यहां पर इंटरप्रिटेशन इशू आ जाता है कि कितना होगा, फिर वो बाद में जब केस जाएगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो बताया ही नहीं भाई, मैंने कहा वहां वाला यूज नहीं कर सकते, यहां तो बता दो। और यहीं पे इंटरप्रिटेशन इशू आ जाता है कि यहां पर फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होगा। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लियरली लिखा होगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या नहीं है।
ठीक है, चलिए, तो यहां पे बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एंटिटी जिसका नाम और ट्रेडमार्क, एंटिटी जिसका नाम और ट्रेडमार्क या ब्रांड जो यूज करती है सच इंडिविजुअल। क्या इसके बारे में तुम्हें पता है कुछ? नहीं, तुम्हें नहीं पता होगा, मैं बताता हूं तुम्हें ना। बिग फोर के बारे में इसके लिए पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बिग फोर इंडिया में कैसे वर्क करती है। बिग फोर, मैं एक ही एग्जांपल लूंगा सिर्फ केपीएमजी का, ठीक है, केपीएमजी का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। यहां पर इंडिया में क्या होता है ना, केपीएमजी क्या करती है, इंडिया के कुछ सीए फर्म्स को या सीए इंडिविजुअल्स को पकड़ती है और उन्हें बोलती है कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, ऐसा केपीएमजी बोलती है। मान लो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म थी जिसका नाम है बीएसआर एंड को, ठीक है, ऐसी फर्म का, तो केपीएमजी ने कहा कि तुम मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, मतलब तुम जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना ना, तो वहां पर बस मेरा लोगो इस्तेमाल कर लेना। क्या करना? केपीएमजी का लोगो इस्तेमाल कर लेना। इससे क्या होगा, लोगों को तुम्हारी सर्विस पे भरोसा होगा और तुम प्रीमियम पैसा चार्ज कर पाओगे, ठीक है। तो केपीएमजी क्या करता है, अपने ब्रांड नेम को या आप बोलो अपने ट्रेडमार्क को फर्म को यूज करने के लिए देता है और बदले में चार्ज कर लेता है रॉयल्टी, ठीक है, बदले में चार्ज कर लेता है रॉयल्टी। तो यहां पर केपीएमजी के अगर आप फर्म देखोगे तो बड़े सारे हैं। बीएसआर एंड को, ये पार्टनरशिप फर्म है, बीएसआर एंड को एलएलपी, बीएसआर एंड एसोसिएट्स एलएलपी, ये सारी किसकी फर्म है बेटा? केपीएमजी की फर्म है। इनके नाम में केपीएमजी है क्या? कहीं पर भी तुम्हें इनके नाम में केपीएमजी दिख रहा है? नहीं दिखेगा। लेकिन क्या ये सारी की सारी केपीएमजी से कनेक्टेड है? द आंसर इज यस, ठीक है, द आंसर इज यस। तो क्या ये सारी की सारी केपीएमजी से कनेक्टेड है? द आंसर इज यस। और इसी को बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है कि अगर वो एंटिटी जिसका नाम या ट्रेडमार्क या ब्रांड वो इंडिविजुअल यूज कर रहा है, वो एंटिटी भी नहीं दे सकती, वो एंटिटी भी नहीं दे सकती। ठीक है, ओके सर, गॉट इट। सेम ऐसा ही पार्टनरशिप फर्म के लिए भी बेटा इनडायरेक्टली है। फर्म भी क्या कर सकती है, ना तो फर्म खुद दे सकती है, फर्म की अगर बात करूं तो ये फर्म डायरेक्टली तो दे ही नहीं सकती है 144 की सर्विसेज, और ना ही इसके पार्टनर्स दे सकते। इसके पार्टनर्स कौन है बेटा? ए बी सी, ये तीनों भी सर्विसेज नहीं दे सकते। ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्टली। ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्टली नहीं दे सकती है, ठीक है। और सेम प्रोविजन जो मैंने ऊपर पढ़ाए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाले, कंट्रोल वाले, वही प्रोविजन यहां पर भी एप्लीकेबल है, वही प्रोविजन यहां पर भी एप्लीकेबल है कि भैया फर्म या पार्टनर या पेरेंट या सब्सिडरी या एसोसिएट एंटिटी या जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या कंट्रोल है या सेम ब्रांड नेम है, उन केसेस को हम इनडायरेक्ट में कवर करेंगे और इनडायरेक्टली भी आप सेक्शन 144 की सर्विसेज नहीं दे पाओगे। ये सारी चीजें क्यों मना करी गई हैं? ताकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या रहे? इंडिपेंडेंट रहे। स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या रहे? इंडिपेंडेंट रहे। बिकॉज अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो उसके साइन पर भरोसा मेंबर्स नहीं कर पाएंगे, उसके साइन पर भरोसा मेंबर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए, अब हम लोग एक लास्ट पॉइंट वहां पर बचा था सेक्शन 141 का, उसको खत्म कर देते हैं और हमारा प्रवीण बेटा ये सब इंटरप्रिटेशन का खेल है, डायरेक्टली कुछ भी बताया नहीं गया है कि अदर पर्संस में कौन कनेक्टेड होगा, बट नॉर्मली फ्रेंड्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, प्लीज
ये सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिए, ये जो मैंने हाईलाइट किया है रीड कर लीजिए, इसे एक बार ही रीड कर लीजिए। इसमें बस ये बोला गया है कि जब, ठीक है, इसमें बस ये बोला गया है कि जब भी आप ऑडिट ले रहे थे, उस टाइम पर मान लो मेरे पास कंपनी के कोई शेयर्स नहीं थे, लेकिन अगर मैंने ऑडिट के दौरान कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो इमीडिएटली मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑडिट छोड़ना पड़ेगा। यानी बीच में भी क्या हो सकती है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। शुरू में तो चेक करते ही हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन बीच में जब तक आप ऑडिटर हो तब तक आपको इंडिपेंडेंट रहना है। बीच में कहीं पर भी अगर आप ये वाली कंडीशंस को वायलेट कर दोगे तो आपको अपना ऑफिस खाली करना पड़ता है बीच में ही, ठीक है, इमीडिएटली खाली करना पड़ता है, इमीडिएटली खाली करना पड़ता है, ठीक है। सो अगर आपको ऑडिटर अपॉइंट किया था और बाद में आप डिस्क्वालिफाइड हो गए अपनी अपॉइंटमेंट के बाद, तो आपको अपना ऑडिटर की पोस्ट उस कंपनी में छोड़नी पड़ेगी एंड इस वेकेशन से क्या हो जाएगी, आपकी कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट सेक्शन जो कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, जो कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हां, सेक्शन नंबर 139। ये सेक्शन नहीं बेटा, ये दरिया है। क्या है, सेक्शन नहीं, ये एक दरिया है। एक और सेक्शन आएगा जो दरिया है, एक अभी एक और सेक्शन गया था जो दरिया था, सीएसआर। क्या वो दरिया था? हां सर वो दरिया था, हमें 4 घंटे लग गए थे, हमें 4 घंटे लग गए थे, ठीक है, ओके। लेकिन सेक्शन 139 में, सेक्शन 139 उससे भी बड़ा सेक्शन है, उससे भी बड़ा सेक्शन है। ओके सर, तो यहां पर हम सीखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में, ठीक है। इसको अगर आप डायरेक्टली बुक से पढ़ोगे ना तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर आप इस सेक्शन को डायरेक्टली, आगे के 1-2 सेक्शंस हैं, अगर आप डायरेक्टली पढ़ोगे बुक से तो आपको क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले नोट्स पढ़ने पड़ेंगे इसके और फिर इसको मॉड्यूल से पढ़ना पड़ेगा, वरना आप खो जाओगे इस सेक्शन की गहराइयों में, और मैं नहीं चाहता कि आप इतने इंपॉर्टेंट सेक्शन की गहराइयों में खो जाएं, ठीक है। चलो, तो सेक्शन 139 में स्टार्ट करने जा रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। बुक से भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ऐसा मत सोचना कि बुक से नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ यहीं से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बुक से भी पूरा पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर, चलिए ठीक है, ओके सर। यहां पे हम 4 टाइप के ऑडिटर को अपॉइंट करना सीखेंगे। कितने टाइप के? सेक्शन 139 में मैं आपको कितने टाइप के ऑडिटर अपॉइंट करना सिखा रहा हूं, प्रोसीजर सिखा रहा हूं 4 टाइप का। पहला टाइप,
अगर फर्स्ट ऑडिटर का, मैं आपको पहला टाइप सिखाऊंगा, फर्स्ट ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करते हैं नॉर्मल कंपनी में, और फर्स्ट ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट, अगर सब्सीक्वेंट ऑडिटर है, फर्स्ट ऑडिटर के बाद कंपनी के अंदर जितने भी ऑडिटर अपॉइंट होते हैं उनको बोला जाता है सब्सीक्वेंट ऑडिटर। यानी कंपनी बनी, जो सबसे पहला ऑडिटर होगा उसको बोला जाएगा फर्स्ट ऑडिटर। उसके बाद कितने भी ऑडिटर्स अपॉइंट होते रहे सबको बोला जाएगा सबसीक्वेंट ऑडिटर, सबसीक्वेंट ऑडिटर। ठीक है, ओके सर। नाउ यहां पर नॉर्मल कंपनी का प्रोसीजर अलग है, नॉर्मल कंपनी का प्रोसीजर अलग है और सरकारी कंपनियों का प्रोसीजर अलग है। सर ऐसा क्यों? बिकॉज सरकारी कंपनियों के ऊपर एक पर्सन की निगाहें रहती हैं। सर वो कौन पर्सन है बेटा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, C&AG की नजर रहती है, इसीलिए उनका प्रोसीजर नॉर्मल कंपनी के ऑडिट प्रोसीजर से अलग दिया हुआ है। नहीं प्राजू बेटा नहीं है, मैं बेटा अपलोड करवा दूंगा, सॉरी प्राजू बेटा। चलो तो फटाफट सारे बच्चे मुझे बताओ फर्स्ट ऑडिटर और सब्सीक्वेंट ऑडिटर में क्या डिफरेंस होता है, फिर मैं आगे चलूंगा, जल्दी से बता दो। जल्दी बताओ फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर में क्या फर्क होता है? अर्नब ने कहा सर फर्स्ट ऑडिटर वो होता है जो कंपनी का पहला ऑडिटर होता है, उसे छोड़कर बाकी सारे ऑडिटर को क्या बोला जाएगा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर बोला जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको सबसे पहले, हमारे तीन प्रोसीजर तो बहुत इजी है, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, ओके सर। नाउ सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर, लेकिन नॉर्मल कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, कौन अपॉइंट करता है, और वो कितने दिनों तक कंपनी का ऑडिटर बन के रह सकता है। ठीक है, ओके सर। तो फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है मैं नॉर्मल कंपनी में ऑडिटर की बात कर रहा हूं जहां पर C&AG की नजर नहीं है, जहां पर C&AG की नजर नहीं है। तो ध्यान से सुनना, जिस दिन कंपनी रजिस्टर हुई, जिस दिन कंपनी रजिस्टर हुई उसके 30 दिन के अंदर कंपनी के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। कितने दिन में? 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। अगर वो 30 दिन में अपॉइंट नहीं कर पाते तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के मेंबर्स को बताएंगे कि हम फेल हो गए कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए, और एक जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी मेंबर्स की विद इन 90 डेज। और फिर कौन करेगा अपॉइंट बेटा? कंपनी के मेंबर्स वहां पर ऑडिटर को, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, दैट इज 90 डेज में अपॉइंट कर देंगे। तो सबसे पहली पावर किसको दी गई? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी गई। अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो 90 दिन के अंदर मीटिंग बुलाकर कौन करेगा? मेंबर्स करेगा। ये लॉ में लिखा हुआ है। ठीक है, ओके सर। यहां पर मेरे बच्चा
कितने सालों तक वो अपॉइंट होगा? तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल भी ले रहा हूं आपके लिए, डोंट वरी। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है 15 अप्रैल 2023 को इनकॉर्पोरेट हुई, ठीक है। ओके सर, तो लॉ कह रहा है तुम्हें, हमने यहां से 30 दिन दिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम क्या करना, अपॉइंट कर लेना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम क्या कर लेना, अपॉइंट कर लेना। अगर तुम इस 30 दिन में अपॉइंट नहीं कर पाए तो हमने मेंबर्स को बोल दिया कि 90 दिन के अंदर मेंबर्स तुम अपॉइंट कर लेना जनरल मीटिंग बुलाकर, ठीक है। ओके सर, फिर क्या होगा? जो ऑडिटर अपॉइंट होगा 31 मार्च 24 को आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा, 31 मार्च को एंड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बेटा? एक कंपनी की फर्स्ट एजीएम बुलाई जाएगी। कंपनी की क्या बुलाई जाएगी? फर्स्ट एजीएम बुलाई जाएगी। यस और नो? यस सर। तो यहां पर फर्स्ट एजीएम जब बुलाई जाएगी ना, तो उस केस में लॉ कहता है इस एजीएम के खत्म होने पर वो होल्ड करेगा, उसके बाद उसे हटा दिया जाएगा। यानी यहां तक उसका टेन्योर रहेगा, अपॉइंटमेंट से लेकर मैक्सिमम टेन्योर उसका कहां तक रहेगा बेटा? यहां तक, फर्स्ट एजीएम के खत्म होने तक। यानी या तो फर्स्ट एजीएम में आप कोई न्यू ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो, या पुराने को क्या कर सकते हो, रीअपॉइंट कर सकते हो। पुराने को क्या कर सकते हो? रीअपॉइंट कर सकते हो। शिल्पा बेटा, ये 90 डेज काउंट कहां से करने हैं? सेक्शन के अंदर कहीं नहीं लिखा 90 डेज कहां से काउंट करने हैं, लेकिन हम एग्जाम पर्पस के लिए यहां से काउंट करेंगे, यहां से, ठीक है, जहां पर 30 डेज खत्म हो रहे हैं। चलिए, तो यही बात बेटा यहां पर लिखी हुई है। मेरा दिल भी, चलो मैं बुक से भी साथ साथ आपको कंप्लीट कराते जाता हूं ताकि आपको रात को नींद अच्छी आए। चलो, ये रहा, पेज नंबर भी बता देता हूं, 10.14, ठीक है। 10.14 क्या बोला? फर्स्ट ऑडिटर कंपनी का अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, यानी नॉर्मल कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर। और ठीक है, और ये कब तक ऑडिटर रहेगा? कब तक ऑडिटर रहेगा? जब तक कंपनी की फर्स्ट एजीएम खत्म नहीं हो जाती, जब तक कंपनी की फर्स्ट एजीएम खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो आइए इलुस्ट्रेशन 2 को पढ़ते हैं, है ना। आइए इलुस्ट्रेशन 2 को पढ़ते हैं। एक कंपनी है यूनिकॉर्न स्टील प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 2 जून को। कब इनकॉर्पोरेट हुई थी बेटा? 2 जून को इनकॉर्पोरेट हुई, और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग बुलाकर 15 जून को इसे अपॉइंट कर लिया। 15 जून को क्या करा? फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया। किसको? जैन अजमेरा एंड एसोसिएट को। क्या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस, कर सकते हैं। लेकिन कितने सालों के लिए कर रहे हैं? 5 सालों के लिए कर रहे हैं। आप बताओ, क्या फर्स्ट ऑडिटर को 5 सालों के लिए अपॉइंट किया जा सकता है क्या? क्या 5 सालों तक अपॉइंट करा जा सकता है क्या? अभी हमने ऊपर पढ़ा 5 इयर्स के लिए फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। द आंसर इज नो। वो तो सिर्फ और सिर्फ कहां तक अपॉइंट होता है? फर्स्ट एजीएम तक अपॉइंट होता है ना। लॉ में क्लियरली लिखा है, मैंडेटरी है, 5 साल के लिए नहीं होता है। और इसीलिए बेटा ये क्या होगा? वैलिड होगा, इनवैलिड होगा, वैलिड इन, अरे
वैलिड होगा, इनवैलिड होगा या वैलिड आफ्टर अप्रूवल होगा? तो यहां पर बेटा सीधा आपको बताना है कि भैया इनवैलिड होगा, इनवैलिड होगा। ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाते हैं, अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाते हैं क्या बनाने, अपॉइंट करने में फर्स्ट ऑडिटर को, तो वो किसको बताएंगे? कंपनी के मेंबर्स के बताएंगे। किसको बताएंगे? कंपनी के मेंबर्स को बताएंगे। ठीक है, कंपनी के मेंबर्स को बताएंगे। ठीक है, द कंपनी में अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर, और फिर क्या होगा? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी मेंबर्स की 90 दिन के अंदर, और वहां पर क्या करा जाएगा? ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा। और ऑडिटर कब तक ऑडिटर रहेगा? जब तक कंपनी की फर्स्ट एजीएम खत्म नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, चलिए ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, मान लो कंपनी में एक न्यू कंपनी है जिसमें ए बी सी डी 4 डायरेक्टर हैं, ए बी सी डी 4 डायरेक्टर हैं, और मिस्टर ए बिना किसी से पूछे फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर देते हैं। क्या यह अलाउड है या नहीं अलाउड? जल्दी बता दो, क्या यह अलाउड है या नहीं अलाउड? जय बेटा, ऑप्शन सी में सिर्फ यह लिखा है कि शेयर होल्डर का अप्रूवल लेने के बाद वो वैलिड हो जाएगा, कुछ नई बात नहीं लिखी जय बेटा। ठीक है, वैलिड आफ्टर टेकिंग अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का अप्रूवल क्या होता है? रेजोल्यूशन पास कराना। अलाउड या नॉट अलाउड? बेटा ध्यान से सुनो, क्या पावर डायरेक्टर को दी गई है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी गई है? पावर, पावर डायरेक्टर को दी गई है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी गई है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी गई है, किसी एक डायरेक्टर की पावर नहीं है। तो यही बात आपको इलुस्ट्रेशन 3 में मिलेगी, इसको रीड कर लीजिए, इलुस्ट्रेशन 3 को रीड कर लीजिए, सेम पॉइंट के ऊपर है, सेम पॉइंट के ऊपर है। सेम पॉइंट के ऊपर है। क्लियर है सबको इलुस्ट्रेशन 3? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इस एग्जांपल के बाद। है ना, सिर्फ अकेला डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाएगा, अकेला डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक है सर गवर्नमेंट। अभिनव, एजीएम और ईजीएम में क्या डिफरेंस होता है बेटा? चलो मैं बता देता हूं, वैसे तो ये टॉपिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर में आएगा डिटेल में, मैं बता देता हूं। हर कंपनी को ना, सुनना ध्यान से सुनना, हर कंपनी को साल में एक जनरल मीटिंग बुलानी मैंडेटरी है, साल में एक जनरल मीटिंग बुलानी मैंडेटरी है, जिसको हम बुलाते हैं एजीएम। ठीक है, उसके अलावा अगर कंपनी कोई भी जनरल मीटिंग बुलाएगी, एजीएम के अलावा अगर कंपनी कोई भी जनरल मीटिंग बुलाती है तो उसको बोलेंगे ईजीएम। कोई दिक्कत? एक मीटिंग बुलाना मैंडेटरी है, ठीक है,
उस मीटिंग को एजीएम कहा जाता है। एजीएम को क्यों बुलाना मैंडेटरी है? क्योंकि यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कराए जाते हैं, यहां पर डिविडेंड अप्रूव कराया जाता है, यहां पर ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, इसीलिए बाकी कुछ भी डिसीजन अगर लेना है शेयर होल्डर्स का तो एजीएम बुलाकर लिया जा सकता है। ठीक है, ओके सर, है ना? चलो, हां, तो हम थे नेक्स्ट टॉपिक पर कि गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जा सकता है। तो बड़ा सिंपल सा है बेटा, क्या होगा? कंपनी जिस दिन रजिस्टर हुई, कंपनी जिस दिन रजिस्टर हुई, ठीक है, कंपनी जिस दिन रजिस्टर हुई उसके 60 दिन के अंदर सी एंड एजी के पास पावर है गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट करने की। मुझे बताओ, सी एंड एजी ऑडिट कर रहा है या सी एंड एजी ऑडिटर को अपॉइंट कर रहा है? कंपनी के ऑडिट खुद सी एंड एजी कर रहा है या वो सिर्फ अपॉइंट कर रहा है? अपॉइंट कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सी एंड एजी बेटा 60 दिन के अंदर अपॉइंट करेगा। अगर वो 60 दिन में अपॉइंट नहीं कर पाया तो उस केस में बेटा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर आ जाएगी और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर अपॉइंट करेंगे। अगले 30 दिन में क्या होगा? नेक्स्ट 30 डेज में कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर पाए तो लॉ कहता है अगले 60 दिन के अंदर एक ईजीएम बुलाई जाएगी, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। शुभम, ठीक है, उसमें मेंबर्स अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर को। तो सबसे पहली पावर किसकी है? सी एंड एजी की। ठीक है, सी एंड एजी की पावर है बेटा। सी एंड एजी एक पोस्ट है जो नॉर्मली इंडिविजुअल को दी जाती है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या वो इंडिविजुअल है या वो एक पोस्ट है? ठीक है दिव्यम, चलिए, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नॉर्मल कंपनी में 30 दिन 90 दिन, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी क्योंकि स्लो चलती है तो भैया 60 दिन 30 दिन 60 दिन। ठीक है, ओके सर। सर ये वाला फर्स्ट ऑडिटर कितने सालों तक, ये वाला फर्स्ट ऑडिटर कितने सालों तक जो है होल्ड करेगा ऑफिस को? बेटा ये वाला ऑडिटर भी कंपनी की फर्स्ट एजीएम कंक्लूड होने पर अपना ऑफिस छोड़ देगा। आप चाहो तो इसे रीअपॉइंट कर सकते हो या नया ऑडिटर रख सकते हो, लेकिन इसका जो टेन्योर रहता है वो क्या रहता है? अगले साल ये छोड़ देता है। दिव्यम बेटा सेम प्रोसीजर जो सेक्शन 7 में आपको पढ़ाया था। ओके सर, तो यहां पर ऑडिटर शॉल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। तो आइए बुक पर आ जाते हैं सीधा। फर्स्ट ऑडिटर सब सेक्शन 7 में बताया हुआ है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी हो तो सी एंड एजी ऑफ इंडिया 60 दिन के अंदर अपॉइंट करेगा और जो होल्ड करेगा ऑफिस कितना? टिल कंक्लूजन ऑफ द जनरल मीटिंग, टिल कंक्लूजन ऑफ द जनरल मीटिंग। ठीक है, कौन सी कंपनी का? गवर्नमेंट कंपनी का और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी का। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी क्या होती है और गवर्नमेंट कंपनी एग्जैक्टली क्या होती है, ये हम इस चैप्टर के एंड में एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके सर। नेक्स्ट, अगर सी एंड एजी नहीं कर पाता 60 दिन के अंदर तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन के अंदर करेंगे, 30 दिन के अंदर करेंगे। फर्दर अगर बोर्ड फेल हो जाता है,
करने में अपॉइंट, तो वो मेंबर्स को बताएगा और 60 दिन के अंदर अपॉइंट किया जाएगा। तो भैया गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर या तो ईजीएम अपॉइंट करता है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, या कंपनी के शेयर होल्डर यानी मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। और ये फर्स्ट ऑडिटर कब तक ऑफिस होल्ड करता है? जब तक कंपनी की पहली एजीएम खत्म नहीं हो जाती, है। ठीक है, तो फटाफट से मुझे दोनों कंपनी के प्रोसीजर चैट सेक्शन में लिखकर बता दो कि भैया नॉर्मल कंपनी का कितने दिन में होना चाहिए फर्स्ट ऑडिटर, और गवर्नमेंट कंपनी का कितने दिन में होना चाहिए ऑडिटर। कृष्णा बेटा, रीजन क्या हो सकता है नॉट अमाउंटमेंट का? ये लॉ में कहीं नहीं लिखा, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल इशू हो सकता है। भैया सीएनडीजी कहीं काम में बिजी था, नहीं कर पाया उतने दिनों में, वो किसी और वर्क पे काम कर रहा था, हो सकता है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है कोई नेचुरल कैलेमिटी आई हुई थी, देयर कैन बी मल्टीपल डिफरेंस विच यू कैन थिंक ऑफ। लॉ आपको रीजन नहीं बता रहा है, लॉ कह रहा है अगर तुम नहीं हो पा रहे तो तुम्हें करवा देंगे, तुम नहीं कर पा रहे तो तुम्हें करवा देंगे। ठीक है, ओके। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम सीख रहे हैं, नंबर ऑफ डेज इसमें। चलिए, ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ध्यान से सुनना, सब्सीक्वेंट ऑडिटर को नॉर्मल कंपनी में कैसे अपॉइंट करते हैं और सब्सीक्वेंट ऑडिटर को गवर्नमेंट कंपनी में कैसे अपॉइंट करते हैं सब्सीक्वेंट ऑडिटर को। और यहां पर बेटा बहुत ज्यादा डिटेल्ड होने वाला है। क्यों बहुत ज्यादा डिटेल्ड होने वाला है सर? क्योंकि बेटा यही तो सेक्शन की अंदर की गहराई है। आपको गवर्नमेंट कंपनी वाला सबसे इजी है, यानी गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करना बहुत इजी है। जब बात आएगी ना नॉर्मल कंपनी की तो फोकस थोड़ा ज्यादा लगेगा। ठीक है, ओके सर, गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट कंपनी में सब्सीक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है। गवर्नमेंट कंपनी में सब्सीक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, देखो सबसे पहली बात, गवर्नमेंट कंपनी का सब्सीक्वेंट ऑडिटर ना हर साल अपॉइंट होता है, हर साल अपॉइंट होता है। हर फाइनेंशियल ईयर में C&AG फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 180 दिन के अंदर सब्सीक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करता है। और वो कब तक ऑफिस होल्ड करता है? अगली एजीएम तक होल्ड करता है, अगली एजीएम तक होल्ड करता है। तो यहां पर फोकस करना जो मैं बता रहा हूं, बहुत डिटेल्ड एक एग्जांपल लेते हैं। ईयर 1 ऐसे नहीं, फाइनेंशियल ईयर 1 ऐसा लिखता हूं, फाइनेंशियल ईयर 1, फाइनेंशियल ईयर 2, फाइनेंशियल ईयर 3, फाइनेंशियल ईयर 4, फाइनेंशियल ईयर 5। ठीक है, ओके सर। फाइनेंशियल ईयर 1 की एजीएम कौन से साल में होगी, कोई बता सकता है? ठीक है, फाइनेंशियल ईयर की एजीएम कौन से साल में होगी बेटा? यहां पर 30 सितंबर के आसपास होती है। तो आप ये मान लो यहां पर बेटा आपकी एजीएम होगी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद अगले साल उसकी एजीएम करी जाती है। ठीक है, सेम इस साल की एजीएम यहां पर करी जाएगी, एजीएम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 4 में करी जाएगी एजीएम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 3। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 4 में कौन सी एजीएम करी जाएगी? फाइनेंशियल ईयर 4। मैं आपको मल्टीपल ईयर्स इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर लेके। और ये मैं कौन सी कंपनी का सिखा रहा हूं? गवर्नमेंट कंपनी का सिखा रहा हूं,
गवर्नमेंट कंपनी का। ठीक है, ओके सर। यहां पर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, यहां पर फाइनेंशियल ईयर में कहीं पर कंपनी क्या हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब यहां पर क्या होगा, ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी 60 दिन के अंदर कौन करेगा, 60 डेज के अंदर कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन बोला, 60 डेज के अंदर C&AG करेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट ईयर है क्योंकि कंपनी अभी बनी है। उसके बाद यहां पर अगर वो नहीं कर पाया तो 30 डेज के अंदर कौन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। और अगर वो नहीं कर पाया तो भैया 60 डेज के अंदर कौन करेंगे, मेंबर्स करेंगे, मेंबर्स। सही कह रहा हूं ना मैं, 60-30-60 सही है ना, एकदम कोई दिक्कत तो नहीं, ईजीएम बुलाकर। ओके सर, ये फर्स्ट ऑडिटर कहां पर रिटायर हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑडिटर कहां पर रिटायर हो जाएगा बेटा, यहां पर एंड हो जाएगा, यहां पर एंड हो जाएगा, एंड ऑफ टेन्योर ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, एंड ऑफ टेन्योर ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, जहां पर एजीएम खत्म होगी। ठीक है, ओके सर। अब जब फाइनेंशियल ईयर 2 स्टार्ट होगा तो लॉ ने कहा इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने के, इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने के 180 दिन के अंदर, 180 दिन के अंदर C&AG सब्सीक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर देगा। किसको अपॉइंट कर देगा बेटा, सब्सीक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर देगा। कौन, C&AG। और वो कौन से ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करेगा बेटा, वो फाइनेंशियल ईयर 2 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के लिए अपॉइंट हुआ है। ओके, ओके सर। और वो कहां तक पीरियड होल्ड करेगा बेटा, यहां पर एंड हो जाएगा, यहां पर उसका करियर एंड हो जाएगा, एंड ऑफ टेन्योर ऑफ सब्सीक्वेंट ऑडिटर, सब्सीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंटेड इन फाइनेंशियल ईयर 2, अपॉइंटेड इन फाइनेंशियल ईयर 2। ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चा फाइनेंशियल ईयर 3 में भी, ठीक है, यस करमजीत बिल्कुल, लेकिन दोनों अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स का ऑडिट कर रहे हैं करमजीत, ये बात को ध्यान रखना। फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का कर रहा है और सेकंड ऑडिटर सेकंड फाइनेंशियल ईयर का कर रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा फाइनेंशियल ईयर 3 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या होगा, 180 दिन के अंदर फिर से C&AG एक ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। ठीक है, C&AG अपॉइंट करेगा, जो कब तक पीरियड होल्ड करेगा, एंड ऑफ, जैसे यहां पर एजीएम होगी, एंड ऑफ टेन्योर ऑफ सब्सीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंटेड इन फाइनेंशियल ईयर 3। आई होप आपको ऐसी साइकिल जो है समझ आ गई होगी कि यह साइकिल हर साल चलती रहती है, यह साइकिल हर साल चलती रहती है। ठीक है, शुमाइला का क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या C&AG सेम ऑडिटर को भी अपॉइंट कर सकती है नेक्स्ट ईयर के लिए? बिल्कुल कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस C&AG के पास पावर है हर साल अपॉइंट करने की। अगर वो चाहे पिछले ऑडिटर को दोबारा अपॉइंट करना चाहती है करे, लेकिन अपॉइंट करे। ठीक है, बिल्कुल पहले वाले को भी रीअपॉइंट करोगे तो हर साल रीअपॉइंट तो करना पड़ेगा ना बेटा उसे। हर साल या तो नया ऑडिटर अपॉइंट करोगे या पुराना रीअपॉइंट करोगे, वो फर्क नहीं पड़ता, बट 180 दिन के अंदर C&AG तुम ये काम कर लेना। संतोष पूछ रहा है सर अगर 180 दिन में C&AG अपॉइंट नहीं कर पाया तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा? बेटा लॉ इसके बारे में बात नहीं करता, तो यानी अगर लॉ इस बारे में बात नहीं करता तो मतलब वो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास नहीं जाएगी, वो पावर कंपनी के मेंबर्स के पास नहीं जाएगी, वो पावर C&AG के पास ही संतोष रहेगी। और यहां पर अगर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है मतलब C&AG को 180 दिन में करना ही करना है, अगर वो नहीं कर पाएगा
तो भैया एप्लीकेशन करके भैया टाइम एक्सटेंड करके कर लेगा, लेकिन करेगा C&AG ही। ठीक है, बस विजय बेटा इसमें, है ना। चलिए ठीक है विजय बेटा, इसमें बस ये बोला गया है हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में 180 दिन, यानी 1 अप्रैल से 180 दिन काउंट कर लो। उन 180 दिन में उस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने वाला ऑडिटर C&AG अपॉइंट कर देगा। चलिए बच्चा कह रहा है मुन्नी ब्रेक दे दो सर, मुन्नी ब्रेक दे दे, टाइम हो गया क्या मुन्नी ब्रेक का? हाँ प्रवेश बेटा बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रीअपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन लॉ को अपॉइंट तो करना पड़ेगा ना। मैंने भी एक बार नहीं कहा कि नया ऑडिटर ही लाना है, पुराने ऑडिटर को ही रख दो, लेकिन करना तो पड़ेगा 180 दिन के अंदर। चुरा के दिल मेरा नूरा चली, अरे सॉरी आरती बेटा। खुशी बेटा जल्दी से कॉफी बना लो, तुम्हारी नींद चली जाएगी। यस रजित बेटा, अरे तनीमा बेटा ऐसी कोई लिमिट इसमें नहीं दी हुई है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर साल अपॉइंट करना है, जब C&AG चाहेगा चेंज कर लेगा। शिल्पा बेटा ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है, डेज का नहीं होता है, समझी। पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पूरे साल के बनेंगे ना दोस्त। ऑडिट आप डेली करते हो क्या कि आज की अकाउंटिंग एंट्री आज ही दिखा दो, कल की अकाउंटिंग एंट्री आज ही दिखा दो? नहीं, ऑडिट जो होगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेंगे? साल के अंत में बनेंगे जाकर। यस श्वेता बेटा ये बात तो इंप्लाइड है। बस नैनित बेटा जीवन ऐसा ही है, मैं भी जाऊंगा घूमने। जसमीत सर कहां गए हैं? गोवा गए हैं ना, मैं दुबई घूमने जाऊंगा, देखना तुम। जल्दी मैं दुबई जाने वाला हूं, देखना वहां पे पता है क्या करने वाला हूं आपको पता है? स्काई डाइविंग करने वाला हूं पाम आइलैंड पे। प्रियांशु बेटा एजीएम के 1 महीने पहले हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उस ईयर की फाइनेंशियल ईयर तुम डेट देख लेना, हमेशा फाइनेंशियल ईयर अगले साल खत्म होता है। ठीक है प्रियांशु? दिवाली के टाइम पे जाऊंगा, दिवाली 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 की छुट्टियां है ना, तब जाऊंगा। नहीं आरती ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज रीजन ये है कि वो जिस दिन अपॉइंट हुआ है उस दिन से लेकर एजीएम तक होगा। ठीक है आरती?
यस विक्रम बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं बेटा संतोष, गया ही होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं गया होगा। पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी है दिल की लगी, चुरा के दिल मेरा। भावना बेटा लेकिन दूसरी कंपनियों का तो कर सकते हो ना भावना, सही कह रहा हूं ना मैं? सिर्फ उस कंपनी का तो नहीं कर सकते, बट दूसरी कंपनियों का तो कर सकते हो ना बेटा। चलिए, अब आएगा मजा। अब मेन प्रोविजन तो अब स्टार्ट हुआ बेटा, अब मेन प्रोविजन तो अब स्टार्ट हुआ है, अभी तक तो मजाक चल रहा था। ठीक है, ओके सर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मेन प्रोविजन। ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, बिकॉज भाई नॉर्मली बहुत इंडिया में गवर्नमेंट कंपनी बहुत कम है ना, ये बात तो मानते हो, इंडिया में गवर्नमेंट कंपनी कम है और ऐसी कंपनियां ज्यादा है जो गवर्नमेंट ओन्ड नहीं करती है ना, जो प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनी है। तो उस केस में फर्स्ट ऑडिटर तो कंपनी की जिंदगी में एक बार अपॉइंट होता है, फर्स्ट ऑडिटर तो कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में एक बार अपॉइंट होता है, जिसको हम फर्स्ट ऑडिटर बोलते हैं। बट सब्सिक्वेंट ऑडिटर तो बार बार अपॉइंट होता है ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप जब भी देखोगे तो ज्यादा बार प्रोविजन किसका एप्लीकेबल होगा, आपको ये वाला प्रोविजन प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होगा जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ओके सर। तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं, यहां पर वो कह रहे हैं सब्सीक्वेंट ऑडिटर, सब्सीक्वेंट ऑडिटर ऐसी कंपनी का जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ऐसी कंपनी का जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। यहां पर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ होगा नॉर्मल कंपनी का, यहां पर कंपनी की फर्स्ट एजीएम हुई होगी। मुझे बताओ क्या यहां पर फर्स्ट एजीएम में इसका टेन्योर कंप्लीट हो गया होगा या नहीं हो गया होगा? यस सर, ठीक है, बिल्कुल दिव्यम बन सकता है। फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम में उसका टेन्योर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, उसका टेन्योर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। किसका? कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर एंड हो जाएगा और यहां पर अपॉइंट किया जाएगा किसको? सब्सीक्वेंट ऑडिटर को। किसको अपॉइंट किया जाएगा? सब्सीक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा। जनरल मीटिंग में, कंपनी की फर्स्ट जनरल मीटिंग में सब्सीक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। और कौन करता है बेटा? मेंबर्स करते हैं। कौन करता है? मेंबर्स रेजोल्यूशन पास करके करते हैं। सर ऑर्डिनरी होता है या स्पेशल होता है, ये तो आगे डिटेल डिस्कशन आएगा। ऑर्डिनरी होता है, स्पेशल, वो तो अलग ही केस चल रहा है, वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन ये मान लो कि बस अभी के लिए ये समझो कि रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है मेंबर्स का और अपॉइंट होता है, अपॉइंट होता है। ठीक है, ओके सर। सर ये कितने साल तक अपॉइंट होता है? और यहीं पर कैच है, लॉ कहता है ये 5 सालों के लिए अपॉइंट होगा। 1 साल, 2 साल, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा। ये कितने सालों के लिए अपॉइंट होगा? 4, 5 सालों के लिए अपॉइंट होगा। यानी ये 6th एजीएम में, 6th एजीएम में क्या करेगा? इसका टेन्योर एंड हो जाएगा, इसका टेन्योर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी फर्स्ट एजीएम से लेकर सेकंड एजीएम
एक ईयर, सेकंड एजीएम से लेकर थर्ड एजीएम, थर्ड एजीएम से लेकर फोर्थ एजीएम, फोर्थ एजीएम से लेकर फिफ्थ एजीएम। ठीक है, तो 5 सालों के लिए अपॉइंट होता है, फर्स्ट एजीएम से लेकर सिक्स्थ एजीएम तक अपॉइंट होगा। ठीक है, और ऐसे ही यहां पर इसका टेन्योर एंड हो जाएगा। यहां पर या तो इसे क्या कर लेंगे, अगले 5 साल के लिए फिर रीअपॉइंट कर लेंगे, या किसी न्यू ऑडिटर को ले आएंगे, या किसी न्यू ऑडिटर को ले आएंगे। यस लक्ष्य, तब भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा पीरियड, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया है। ठीक है लक्ष्य, उसने ऑडिट करना था, ऑडिट कर चुका है। चलिए ओके, और फिर सिक्स्थ एजीएम में या तो पुराने ऑडिटर को रीअपॉइंट कर लेंगे अगले 5 सालों के लिए, या नया ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर ये जो 5 साल की लिमिट है अपॉइंटमेंट की, यहां पर कौन अपॉइंट होगा, इंडिविजुअल अपॉइंट होगा या फर्म अपॉइंट होगा? इंडिविजुअल अपॉइंट होगा या फर्म अपॉइंट होगा? तो यहां पर बेटा आप चाहे इंडिविजुअल को अपॉइंट करो, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था ना सेक्शन 141 में, चाहे फर्म को अपॉइंटमेंट करो, चाहे एलएलपी को अपॉइंट करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप इंडिविजुअल, फर्म, एलएलपी किसको अपॉइंट कर रहे हो सेक्शन 141 में जो अलाउड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें करोगे कितने, 5 सालों के लिए करोगे। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर एजीएम में मेंबर्स अप्रूव करते हैं, एजीएम में मेंबर्स अप्रूव करते हैं, लेकिन उनका नाम कौन सजेस्ट करता है? मान लो अगर एक कंपनी की एजीएम है, उसमें 1000 मेंबर्स हैं, तो ऑडिटर का नाम कौन सजेस्ट करेगा? हर मेंबर अपना अपना घर से एक चिट्ठी बनाकर लाएगा क्या? हर मेंबर अपना अपना घर से चिट्ठी बनाकर लाएगा क्या? द आंसर इज नो। लॉ कहता है मेंबर तो पगले हैं, बना लेंगे चिट्ठियां और फिर आपस में लड़ते रहेंगे, तो इसीलिए ये जो मेंबर सिर्फ अप्रूव करेंगे। नेम कौन रिकमेंड करेगा? नेम कौन रिकमेंड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। ठीक है, ओके सर, गॉट इट। चलिए, तो यही बात यहां पर लिखी हुई है बेटा, कंपनी शॉल अपॉइंट ऑडिटर एट फर्स्ट एजीएम, जो कब तक ऑफिस रखेगा? 6th एजीएम की कंक्लूजन तक रखेगा, और फिर 6th एजीएम की कंक्लूजन पे क्या होगा? बार बार से यही साइकिल चलती रहेगी, बार बार से यही साइकिल चलती रहेगी। अब कुछ कंपनियां होती है बेटा, ध्यान से सुनना, कुछ कंपनियां होती हैं जिन्हें ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है। क्या बनाना मैंडेटरी है? ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है। ठीक है, और कुछ कंपनी होती है बेटा, हाँ अमित पूछ रहा है कि सर 5 साल में कंपनी लात मार के निकाल सकती है? सेक्शन 140 में रिमूवल का सेक्शन पढ़ेंगे जिसमें लात मार के निकाल देंगे। क्या 5 सालों में ऑडिटर खुद छोड़ के जा सकता है? रेजिग्नेशन, उसका भी सेक्शन पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी, 5 साल में लात मार के भी निकाले जाओगे और खुद से भी चले जाओगे, दोनों बताया जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, और कुछ कंपनियां होती है जिन्हें ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी नहीं होता, जिन्हें ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी नहीं होता। अब ऑडिट कमेटी का सेक्शन है बेटा, सेक्शन नंबर 177, सेक्शन नंबर 177। आप मुझे बताओ, क्या सेक्शन 177 हमारे सिलेबस में होगा या नहीं होगा? बस मैं ये जानना चाहता हूं।
क्या सेक्शन 177 हमारे सिलेबस में होगा या नहीं होगा? द आंसर इज नो। यानी कौन सी कंपनियों को ऑडिट कमेटी बनानी है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर आप पेज नंबर देखोगे ना 10.5, अगर आप 10.5 देखोगे तो यहां पर दिया हुआ है सेक्शन 177 की ऑडिट कमेटी किसको बनानी पड़ती है, ऑडिट कमेटी कौन सी कंपनी को बनानी पड़ती है। ठीक है, ये पेज नंबर 10.5 पे दिया हुआ है। सर फिर बुक में दिया हुआ है तो आप क्यों कह रहे हो सिलेबस में नहीं है? बेटा देखो ना, यहां पर लिखा हुआ ना सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट में ये देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस बट जरूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस बुक में ही लिख दिया, कह रहे सिलेबस का नहीं है। बट तुम गुरप्रीत सर से पूछोगे कि सर कौन सी कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है, तो दे देते हैं। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बेटा, अगर याद नहीं करने की जरूरत है, नो नीड टू रिमेंबर। ठीक है, नो नीड टू रिमेंबर दिस। सो एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी या पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या जिसका लोन डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा है, उस कंपनी को बनानी पड़ती है ऑडिट कमेटी, मैंडेटरी होती है, सेक्शन 177 में बनानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन यह हमारे पार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, सो यहां पर हम कट लगा देंगे, ऐसा सच याद करने की जरूरत नहीं है जब सिलेबस में नहीं है, पहले ही इतना कुछ है। ठीक है, पहले ही इतना कुछ है तो क्यों पढ़ेंगे। ओके सर, गॉट इट सर, गॉट इट। लेकिन अब हमारे को प्रोसीजर तो पढ़ना है ना कि सब्सीक्वेंट ऑडिटर को, ठीक है, सब्सीक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करने का प्रोसीजर तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो या तो आपकी कंपनी जिसमें ऑडिट कमेटी होगी वो वाली होगी, या आपकी कंपनी वो होगी जिसमें ऑडिट कमेटी नहीं होगी। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो दुनिया का सबसे आसान प्रोसीजर है, दुनिया का सबसे आसान प्रोसीजर है क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, किसी भी इंडिविजुअल फर्म या एलएलपी का नाम रिकमेंड कर देंगे जनरल मीटिंग में, एजीएम में रिकमेंड करेंगे और मेंबर्स अप्रूव कर देंगे, खत्म। कितना सिंपल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी का नाम लेकर जाएंगे और एजीएम में मेंबर्स उसे अप्रूव कर देंगे, इतना सिंपल है। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी है तो आसान नहीं है बेटा। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो पहले क्या करेगी, वो एक नाम खोजेगी, नाम खोजकर वो किसको बताएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएगी कि मुझे लगता है राजू एंड एसोसिएट्स को कर लो, मुझे लगता है राजू एंड एसोसिएट्स को कर लो। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस नाम से या तो एग्री करेंगे या उस नाम से डिसएग्री करेंगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाम से एग्री करेंगे तो भैया वो क्या करेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग में उस पर्सन का नाम रख देंगे और मेंबर्स उसे अप्रूव कर देंगे। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसएग्री कर जाते कि नहीं यार राजू एंड एसोसिएट से नहीं कराएंगे, इसके पास वो मैन पावर नहीं है जो हमारी कंपनी का कर सके, इसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए नहीं कराएंगे, ऐसा रीजन देकर वो ऑडिट कमेटी को वापस भेज देंगे कि जो तुमने नाम बताया है ना हम उससे एग्री नहीं करते, हम जनरल मीटिंग में ये नाम लेकर नहीं जाएंगे, तू हो जाएगी हमारी। ठीक है, ओके सर, तो वो रिफर बैक कर देंगे बेटा ऑडिट कमेटी को रीजंस के साथ कि क्यों वो इस नाम के साथ नहीं जाना चाहते। अब ऑडिट कमेटी के पास वापस आएगा, राजू का नाम रिजेक्ट कर दिए है, तो यहां पर अब ऑडिट कमेटी क्या करेगी बेटा, यहां पर ऑडिट कमेटी नया नाम या तो सजेस्ट करेगी, अगर नया नाम सजेस्ट करेगी वापस से वही प्रोसीजर आ जाएगा, राजू की जगह चिनप्पा एंड एसोसिएट्स करा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या तो उससे एग्री करेंगे या तो डिसएग्री करेंगे, है ना। ओके सर, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि ऑडिट कमेटी अपने डिसीजन से टस से मस नहीं होती, कहती है नहीं हम तो राजू एंड एसोसिएट्स ही देंगे, हम चेंज नहीं करना चाहते अपना डिसीजन। तो ऑडिट कमेटी अपने डिसीजन को चेंज नहीं करती, उस केस में क्या होगा,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहेंगे अच्छा नहीं कर रहे, इग्नोर कर देंगे ऑडिट कमेटी का सजेशन। बोर्ड रीजंस लिखकर कि वो ऑडिट कमेटी का राजू एंड एसोसिएट्स का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, वो क्या करेंगे, खुद कोई नाम डिसाइड करेंगे और एजीएम में भेज देंगे, खुद कोई नाम डिसाइड करेंगे और भेज देंगे। क्या ये पॉइंट आपको प्रोसीजर समझा गया, यस और नो? अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो नाम को कौन भेजेगा, ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजेगी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्री कर गए तो वो नाम कहां चला जाएगा, वो नाम चला जाएगा एजीएम में अप्रूव होने, वो नाम चला जाएगा एजीएम में अप्रूव होने। लेकिन अगर डिसएग्री कर गई तो हम रीजंस के साथ वापस बताएंगे ऑडिट कमेटी को कि हम क्यों एग्री नहीं कर रहे, ठीक है? और हम क्यों एग्री नहीं कर रहे उसे देखकर या तो ऑडिट कमेटी नाम बदलेगी या नाम नहीं बदलेगी। नाम बदलेगी तो वापस से वही प्रोसीजर आ जाएगा, बोर्ड को नया नाम पसंद आया या नहीं आया, है ना? और अगर वो नाम नहीं बदलेगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रीजंस में रिकॉर्ड करके कि वो क्यों ऑडिट कमेटी का सजेशन एक्सेप्ट नहीं करे, वो खुद का कोई नाम जनरल मीटिंग में भेज सकते हैं। चलिए ग्रेट, अब ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से सुनना, ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले कुछ चीजें करनी पड़ती है और ऑडिटर को अपॉइंट करने के बाद कुछ चीजें करनी पड़ती है। उन बातों का ध्यान देंगे सारे बच्चे। क्या 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 कुछ बातें आपको ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले करनी होती है और कुछ बातें आपको जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट के बाद करनी होती है। सर अपॉइंटमेंट से पहले क्या करना होता है? सर अपॉइंटमेंट से पहले आपको नहीं लगता आपको ऑडिटर की रिटर्न कंसेंट ले लेनी चाहिए? उसे अपॉइंट करने से पहले आपको उसकी कंसेंट ले लेनी चाहिए कि वो हमारी कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए रेडी है। पता चला हमने तो अपॉइंट कर दिया जनरल मीटिंग में और बाद में उससे पूछने जा रहे हैं। वो मैंने अपने घर वालों से बात कर ली थी शादी की, घर वाले तो मान गए हैं, मैंने सोचा तुमसे भी पूछ लूं। लड़की कह रही है घर वालों से भी बात कर ली तुमने? तुम्हारे दोस्त मुझे भाभी भाभी क्या कहते थे, तुमने घर वालों से मुझसे बिना पूछे ही बात कर ली। वैसे ही अगर तुम जनरल मीटिंग में मेंबर्स के पास लेकर जा रहे हो तो पहले उससे पूछ तो लो वो तुम्हारी कंपनी में ऑडिटर बनना भी चाहता है कि नहीं। ठीक है? अभिनव बेटा ऑडिट कमेटी के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो सेक्शन 177 में बताए गए हैं। या तो अब मैं तुम्हें फिर सेक्शन 177 बताऊं कि ऑडिट कमेटी के क्या क्या काम होते हैं, बट वो मेरा एरिया नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, तो इसलिए मैं 177 की बात नहीं कर रहा कि ऑडिट कमेटी का क्या काम होता है, क्यों बनाई जाती है। नॉट ऑफ माई कंसर्न यार। ओके सर, उसके साथ रिटर्न कंसेंट के साथ, ठीक है, तुम ये भी पूछ लेना ऑडिटर से, एक सर्टिफिकेट ले लेना। उस ऑडिटर से क्या सर्टिफिकेट लेंगे? क्या तुम्हें नहीं लगता हमें उससे सर्टिफिकेट पे लिखवा लेना चाहिए कि वो डिसक्वालिफाइड नहीं है? आपको नहीं लगता कि हमें उससे यह लिखवा लेना चाहिए कि वो कंपनी में अपॉइंट होने के लिए डिसक्वालिफाइड नहीं है? क्योंकि अगर उसने कुछ कर रखा हुआ, डिसक्वालिफाइड हुआ तो उससे सर्टिफिकेट पे लिखवा लो। क्या उससे यह नहीं लिखवा लेना चाहिए कि उसकी ये वाला ऑडिट लेने से उसकी 20 की लिमिट एक्सीड नहीं होती? अगर वो हमारी कंपनी का ऑडिटर बन जाएगा तो उसकी 20 की लिमिट एक्सीड नहीं होती। क्या यह बात उससे लिखवा के नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि क्या पता इससे उसकी 20 की लिमिट एक्सीड हो जाए। और अगर उसके ऊपर कोई केसेस चल रहे हैं तो वो केसेस की लिस्ट भी मांग लेना भाई साहब, ताकि जब जनरल मीटिंग में जाओगे तो बता दोगे ना इस ऑडिटर पे ये 4 केसेस चल रहे हैं। तो वो ही कह रहे हैं कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से पहले, ठीक है, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से पहले रिटर्न कंसेंट लेने लेना ऑडिटर की, और साथ में एक सर्टिफिकेट ले लेना। क्या सर्टिफिकेट? कि वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए, यानी सेक्शन 141 में एलिजिबल है। उसके बाद उसको जो एक्ट के एज पर एक्ट ही अपॉइंट किया जा रहा है और उसकी अपॉइंटमेंट लिमिट के अंदर है, 20 की लिमिट के अंदर आती है, और उसके ऊपर जितने भी केसेस चल रहे हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के, वो सर्टिफिकेट में वो लिख कर देगा अगर उस पर कोई केस चल रहा है, और ये भी लिख कर देगा कि ऊपर लिखी हुई सारी बातें ट्रू एंड करेक्ट है। ठीक है? तो ये दो चीजें बेटा
अपॉइंटमेंट से पहले करनी होती है, रिटर्न कंसेंट लेना होता है और सर्टिफिकेट लेना होता है ऑडिटर से। फिर जब जनरल मीटिंग में वो अप्रूव हो जाता है, जब जनरल मीटिंग में वो अपॉइंट हो जाता है, तो क्या ये खुशखबरी उसे बता देनी चाहिए या नहीं बता देनी चाहिए? बिल्कुल बता देनी चाहिए। तो जैसे ही मीटिंग में वो अपॉइंट हो जाता है, ये बात सबसे पहले तुम्हें ऑडिटर को बतानी चाहिए कि ऑडिटर आ जाओ ऑडिट करने, हमारे मेंबर्स ने तुम्हें अप्रूव कर दिया है। और दूसरा, अपनी गर्लफ्रेंड को भी बता देना, मतलब कंपनी आरओसी को भी बता देना, आरओसी को भी बता देना। एडीटी 1 में 15 दिन के, ओहो हो, एमसीक्यू बन गया, हर जगह 30 दिन लिखा होता है, यहां 15 दिन लिख दिया, यही वाला पेपर में आएगा, यही वाला पेपर में आएगा। ठीक है, तो यहां पर अपॉइंटमेंट के बाद बेटा, अपॉइंटमेंट के बाद बेटा ऑडिटर को इंफॉर्म कर देना और आरओसी को इंफॉर्म कर देना। आरओसी को हम इंफॉर्म करते हैं एडीटी 1 फॉर्म में। अब एक बच्चा आएगा और एकदम से चैट में लिखेगा, अमन गोयल हो सकता है, अमन गोयल ही उसका नाम है ना, लिखेगा सर एडीटी 1 में एडीटी का मतलब क्या होता है सर, प्लीज बता दीजिए मुझे, मैं रात को सो नहीं पाता हूं सर, एडीटी 1 का मतलब बता दीजिए। एनडीटीवी तो मुझे पता है सर, लेकिन एडीटी पता चल जाता तो मेरा जिंदगी सुकून से कट जाती। बेटा चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? ऑडिट एंड ऑडिटर्स। तो एडीटी स्टैंड फॉर ऑडिट के शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए आइए अब फटाफट से इसे, चलिए सारे बच्चे एग्जाम्पल नंबर 2 रीड करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 रीड करेंगे और मुझे बताएंगे आपको ये समझा या नहीं समझा। फटाफट से रीड कर लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2। पेज नंबर कौन सा दिया हुआ है? 10.5 पे दिया हुआ है। हाँ हाँ, अमित कह रहा है सर इतने तक नहीं रुकेगा। अमन, अमन ये भी पूछेगा कि सर एडीटी 1 में 1 का मतलब क्या है, ये 2 क्यों नहीं है, या 1.5 क्यों नहीं है, या 3 क्यों नहीं है, इसका मतलब भी बता दो ना सर, ये 1 ही क्यों है। फिर थोड़ी देर बाद कह रहा है मुझे की तोड़ा। चलिए ठीक है, वही सेम पॉइंट है जो मैंने अभी चार्ट में आपको पढ़ाया, वही सेम पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि वो पहले एक नाम को वो करेंगे, उसके बाद वो हो सकता है डिसएग्री कर जाए, अगर डिसएग्री करेंगे तो रीजन देंगे, और ऑडिट कमेटी या तो वो रीजन को देखकर या तो कंसीडर करेगी या रिकंसीडर करेगी। अगर वो रिकंसीडर नहीं करती है तो बोर्ड रीजन लिखेंगे और अपनी रिकमेंडेशन भेज देंगे, और अगर बोर्ड एग्री करता है तो वो क्या करेगा, एजीएम में मैटर प्लेस कर देगा। ठीक है, ओके सर, चलिए ओके सर। तो यहां से अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर 10.3 पेज पे। मैं फटाफट लाइन बाय लाइन पढ़ने जा रहा हूं। सब्सिक्वेंट ऑडिटर में यही सब बातें आपको जाननी थी। ठीक है, चलिए सूरज बेटा मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे वक्त मिलेगा तो जरूर कर दूंगा, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं, वादा नहीं, क्योंकि जब जब मैंने वादे किए हैं तब तब मैं हमेशा फेल हुआ हूं, मैंने तोड़े हैं। ठीक है, चलिए रईस बेटा क्वेश्चन नहीं समझा मैं। ठीक है,
मैं क्वेश्चन नहीं समझा बेटा, ठीक है। तो कौन अपॉइंट हो सकता है ऑडिटर? एवरी कंपनी को बेटा या तो इंडिविजुअल या फर्म या एलएलपी को क्या करना होता है? ऑडिटर अपॉइंट करना होता है फर्स्ट एजीएम पर। यानी सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब अपॉइंट करते हैं? फर्स्ट एजीएम पर ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। टेन्योर, ये टेन्योर को क्या लिखते हैं? टेनोर लिखते हैं, ठीक है। तो ऑडिटर कब तक होल्ड करेगा बेटा? ये देखो, शॉल्ड होल्ड ऑफिस फर्स्ट एजीएम के खत्म होने से लेकर सिक्स्थ एजीएम तक ये ऑफिस होल्ड करता है, यानी 5 सालों के लिए अपॉइंट होता है। और फिर उसके बाद हर सिक्स्थ एजीएम में क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। हर सिक्स्थ एजीएम में चेंज होते रहते हैं। कौन चेंज होते रहते हैं? ऑडिटर्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ओके सर। एग्जाम्पल नंबर 1, एक कंपनी थी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 1920 में। 1920 खत्म होने के बाद कंपनी ने अपनी पहली एजीएम बुलाई। एजीएम में बुलाकर फर्स्ट ऑडिटर को लात मारी और सब्सिक्वेंट ऑडिटर यानी राम एंड एसोसिएट्स को अपॉइंट किया। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए एज सब्सिक्वेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है। ओके सर। सर ये जो नाम है जो मीटिंग में आता है, ये नाम कौन देता है? ठीक है, ठीक है। ये जो नाम है, ये नाम कौन देता है? तो बेटा डिपेंड करता है आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है या नहीं है। अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी नाम सजेस्ट करती है, और अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाम सजेस्ट करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाम सजेस्ट करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये कोई भी कंपनी, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इंडिया में तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स घूम रहे हैं। यस और नो? सर ऐसा मत बोलो सर, कुछ भी मत बोलो सर, रिस्पेक्ट है स्कोर्स की। सर आप 3,500 कमा रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी आप कुछ भी बोल सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं बहुत सारे, मतलब मैं ये कह रहा हूं 3 लाख तो घूम रहे हैं, 3 लाख तो घूम रहे हैं, ये तो मानते हो यार। 3 लाख घूम रहे हैं, उनमें से मान लो 1 लाख प्रैक्टिसिंग होंगे, 1-1.5 लाख प्रैक्टिसिंग होंगे, 1-1.5 लाख जॉब कर रहे होंगे, ठीक है। 1-1.5 लाख ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो प्रैक्टिसिंग में हैं, कंपनी कैसे डिसाइड करती है कि मुझे इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में से काम किसको देना है? ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये नहीं है मेरा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने हैं ना, मैं कह रहा हूं जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट, मान लो रिलायंस को अगर आज पूछा जाए कि ऑडिटर रखना है तो वो आपको ऑडिटर क्यों रखेगी? क्या मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हो? आपने कल को प्रैक्टिस चालू कर दी, रिलायंस आपको क्यों देगी, या गुरप्रीत समोसे वाला आपको काम क्यों देगा? ये क्वेश्चन है। नादिर बेटा चिंता मत करो, मैंने टीम को कंप्लेन कर दी है बेटा, मैंने तुम्हारे बिहाफ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, मैंने बोला है ना। तो यहां पर बेटा वो क्या देखते हैं? क्वालिफिकेशन देखते हैं। क्वालिफिकेशन क्या देखेंगे? सभी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, कह रहे हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या देखते हैं? क्वालिफिकेशन देखते हैं। मतलब एक्चुअली में वो क्या देखते हैं? मेनली बेटा वो एक्सपीरियंस देखते हैं इंडिविजुअल का, कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है। अगर मैं कल को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो और सीधा रिलायंस का दे दूंगा तो हो सकता है कि आपकी बुकिश नॉलेज उतनी तरह से आपको काम ना आ पाए इतने बड़े ऑडिट करने में, है ना, दिक्कत हो सकती है। तो वो एक्सपीरियंस वाले बंदे को देखते हैं। जरूरी नहीं है, बड़ी कंपनी है तो ज्यादा एक्सपीरियंस मांगेगी, छोटी कंपनी है तो कम एक्सपीरियंस मांगेगी, है ना। और वो ये देखते हैं कि आपके पास स्टाफ कितना है। मान लो मेरी कंपनी बहुत बड़ी है और आप 3 ही लोग हो, मेरी कंपनी इतनी बड़ी है, आप 3 ही लोग हो, आपके पास लोग ही नहीं है, क्या आप मेरी इतनी बड़ी कंपनी का ऑडिट कर पाओगे? अरे नहीं कर पाओगे यार, मेरी कंपनी का साइज देखो। आप मेरी कंपनी का एक अगर तुम्हें ब्रांच दे दूंगा ना, तुम तीनों खो जाओगे, जानते नहीं हो। गुरप्रीत समोसे वाला कितनी बड़ी है, हर दूसरी दुकान गुरप्रीत समोसे वाला की है। चलो छोड़ो, ठीक है। तो यहां पर बेटा क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मैच करने चाहिए, कमेंसरेट करने चाहिए कंपनी की साइज से, कंपनी की रिक्वायरमेंट से, तभी आपको लिया जाएगा। ठीक है, ओके सर। साथ ही साथ वो ये देखते हैं कि तुम्हारे ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं,
भाई ये भी तो देखना पड़ेगा। मान लो तुम एकदम बढ़िया काम करते हो, सब कुछ सही है, पता चला तुम पे 4 केसेस चल रहे हैं पहले से ही, बहुत बड़े वाले, तो क्या वो तुम्हें ऑडिटर रखेंगे? केसेस चल रहे हैं, अभी प्रूव नहीं हुए, बट क्या वो सोचेंगे एक बारी को नहीं यार इसे रहने ही देते हैं, पहले ही केसेस चल रहे हैं? तो वो यही कह रहे हैं, अगर कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग है तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी मिसकंडक्ट की प्रपोज्ड ऑडिटर की, तो वो कहेंगे यार इस बंदे को रखने में दिक्कत है, पुरानी कंपनी में केस चल रहा है इसके ऊपर। हाँ हाँ, नफरा ने भी पकड़ रखा है, हाँ हाँ, रोज जाता है, समन आता है, इधर से नफरा का समन आया, इधर से ये उनके ऑफिस पहुंचा। कहां करेगा ऑडिट? रोज तो नफरा के ऑफिस पड़ा रहता है। ठीक है, ओके सर। और अगर उन्हें कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मांग सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि तुम्हें अपनी कंपनी का ऑडिट दिया जाए या नहीं दिया जाए। ओके सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो नाम ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी। नाम कैसे डिसाइड करेगी मैंने बता दिया है। नाम इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनमें से कैसे डिसाइड करेगी वो मैं बता चुका हूं। नाम किसको देगी बेटा ऑडिट कमेटी? बोर्ड को देगी। बोर्ड क्या करेगा? कंसीडर करेगा और उसको मेंबर्स को दे देगा। अगर एग्री करता है तो मेंबर्स को दे देगा। अगर बोर्ड एग्री करा तो भैया मेंबर्स को दे दी जाएगी, लेकिन अगर बोर्ड डिसएग्री करा तो किसको दे दी जाएगी? रिफर बैक कर दिया जाएगा। रिफर बैक कर दिया जाएगा किसको? ऑडिट कमेटी को, कि भाई अपना नंबर जो है चेंज कर लो, अपना नाम जो है चेंज कर लो। ठीक है, ओके सर। उसके बाद मीटिंग से पहले 2 चीजें करना। एक तो रिटर्न कंसेंट ले लेना और एक उससे ले लेना सर्टिफिकेट। फटाफट से इस पॉइंट को रीड कर लो। देखो आपको कुछ ऐसा इशू वाला दिख रहा है क्या? इशू वाला दिख रहा है क्या कोई पॉइंट? मीटिंग से पहले 2 चीजें करनी है, रिटर्न कंसेंट ले लेना ना, अपॉइंटमेंट से पहले रिटर्न कंसेंट ले लेना, और ये भी सर्टिफिकेट भी पहले ही ले लेना। जल्दी पढ़ लो दोनों पॉइंट, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए इसमें। बिल्कुल आसिफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आसिफ, ठीक है। बेटा वो नीचे नोट एग्जाम्पल में दिया हुआ उधर, ठीक है प्रियांशु, एग्जाम्पल में दिया हुआ है वो वाली बात जो मैंने चार्ट में ही कवर कर ली है। आशीष बेटा डी पॉइंट में ये लिखा है कि ऑडिटर के ऊपर कितने केस चल रहे हैं, कितने केस चालू हैं भैया, उसकी लिस्ट देनी पड़ेगी सर्टिफिकेट में लिखकर। या तो वो लिखेगा मेरे ऊपर कोई केस नहीं चल रहा, या अगर कोई केस चल रहा होगा तो उस केस का नाम लिखेगा कि मेरे ऊपर ये केस चल रहे हैं, और ऊपर लिखी सारी बात मैंने सच और करेक्ट दी है आपको। आसिफ बेटा मेंबर अगर डिसअप्रूव करेंगे तो दोबारा से अर्जन एजीएम करी जाएगी, दोबारा से एक नए नाम को सजेस्ट किया जाएगा, ठीक है आसिफ, वापस से एक नया नाम सजेस्ट किया जाएगा, फिर मेंबर अप्रूव कर देंगे, है ना। नॉट डिसक्वालिफाइड इसलिए दिया है, वो ये लिख कर देगा कि वो डिसक्वालिफाइड नहीं है, मतलब वो क्वालिफाइड है, ठीक है मनीष, वो ये लिख कर देगा कि मैं क्वालिफाइड हूं। यहां पर हम नॉट हमेशा नेगेटिव नेगेटिव यूज करते हैं। यह शुमाइला रखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, बिल्कुल हो जाता है, ऐसा होता है, ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। जितने ज्यादा लोगों को आप जानोगे उतना ज्यादा काम आपको मिलेगा। अगर आप लोगों को नहीं जानते हो आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई आपके घर आकर आपको काम नहीं देगा, लेकिन अगर आपकी पहचान है मार्केट में तो आपको काम मिल जाएगा। ठीक है, सबने पढ़ लिया।
इसमें कोई भी दिक्कत लगी क्या किसी को? नहीं ना, सेम पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं वही लिखे हैं ना। रिटर्न कंसेंट ले लेना पहले ऑडिटर की, सर्टिफिकेट ले लेना। सर्टिफिकेट में क्या मेंशन होगा कि वो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है और डिसक्वालीफाइड नहीं है, यानी वो क्वालिफाइड है। नॉट डिसक्वालीफाइड का मतलब क्या होता है कि वो क्वालिफाइड है, कि वो क्वालिफाइड है, सिंपल। ठीक है, ओके। उसके बाद अपॉइंटमेंट उसकी एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एक्ट है। अपॉइंटमेंट उसकी 20 की लिमिट के अंदर आती है और उसके ऊपर जितने भी केस चल रहे हैं वो उसने लिखकर दे दिए हैं, वो उसने लिखकर दे दिए हैं। ठीक है, चलिए, ओके सर। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, बस खत्म कर रहा हूं क्लास, डोंट वरी, जस्ट खत्म करने जा रहा हूं, चिंता मत करो, है ना, खत्म करने जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मीटिंग के बाद क्या करेंगे। अगर मीटिंग में अपॉइंट हो गया उसके बाद क्या करना है बेटा? नोटिस दे देंगे। किसको नोटिस दे देंगे? इन्फॉर्म कर देंगे ऑडिटर को, और एडीटी 1 15 दिन के अंदर फाइल कर देना। एमसीक्यू का पॉइंट है, 2-3 बार बता चुका हूं, प्लीज इसे रट्टा मार लेना एमसीक्यू के लिए कि यहां पर 15 दिन है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैं अभी के लिए ये क्लास को ओवर करता हूं, मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो 139 कितना बचा है? ज्यादा नहीं बचा है बेटा, सिर्फ 60% बचा है ये सेक्शन, कोई बात नहीं। ओके सर, ठीक है। तो आज हमने बेटा क्या पढ़ा? आज हमने ना फर्स्ट ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करते हैं नॉर्मल कंपनी में, फर्स्ट ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट कंपनी में, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करते हैं नॉर्मल कंपनी में, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करते हैं नॉर्मल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी में, ये सारी चीजें सीखी है। ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके, ओके सर। अरमान बेटा, जब उन्हें लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बने हैं तो उस केस में वो कर देते हैं। ठीक है, चलिए, बाय बाय, मंडे को मिलेंगे हम लोग।